नमस्कार बच्चों। तो प्रीवियस ईयर्स में हिस्ट्री से पूछे जाने वाले 60 प्लस एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग यार पैटर्न समझ लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत करी है और हर एमसीक्यू को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अरेंज किया है। ठीक है, और बहुत अच्छे से इस पैटर्न को समझ लेना। ये इसलिए किया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से कि कौन से टॉपिक से कितने एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और पहला टॉपिक है देखो यार, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया था वो आया था 2020 में। ठीक है, और क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशंस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रखा है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म क्या था। तो यूरोप के अंदर जितने भी रिवोल्यूशन शुरू हुए भाई, वो सभी फ्रेंच रिवोल्यूशन से शुरू हुए, इसलिए फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इज फ्रेंच रिवोल्यूशन। क्लियर है। उसके बाद है आपका मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जब मैंने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली जो वीडियो डाली थी, उसमें इस टॉपिक को मैंने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाला था, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन आया था वो टर्म 1 2021-22 में आया था। क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स वर मेनली ड्रिवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। भाई 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद किस तरीके की सरकार जो थी वो यूरोप में चल रही थी। तो कंजर्वेटिव सरकार चलाई गई थी, जिसमें उनका कहना था कि हमें मोनार्की ही चाहिए। ट्रीटी ऑफ वियना साइन करवाई थी यहाँ पर, जिसमें बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया था। ओके, थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। भाई कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। देखो यार, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया वाला तो हो ही नहीं सकता, ऑस्ट्रेलिया तो था ही नहीं कहीं इसमें, है ना। नेदरलैंड्स भी नहीं था, और उसके बाद लग्जमबर्ग था ही नहीं। तो एलिमिनेशन से इसका आंसर बनता है ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। फोर्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर सेट अप इन 1815 इन यूरोप। देखो यार, जो कंजर्वेटिज्म के बाद जो रिजाइम सेटअप करी थी, रिजाइम्स का मतलब है किस तरीके की सरकार वहां पर चलेगी। तो हमने पढ़ा अभी के मोनार्कियल सरकार वो चाहते थे, विच मींस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक वाले ये लोग वो थे जो प्रॉपर्टी ओन करके रखते थे, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2014 के अंदर। ठीक है, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल पूछा जा सकता है यार। देखो बोर्ड है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। उसके बाद मैंने इसमें सैंपल पेपर के भी कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ताकि बच्चों को एक आइडिया रहे कि सैंपल पेपर में भी किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप। भाई देखो, यंग यूरोप वाला जो है, यंग इटली और यंग यूरोप, इनके दोनों के ही जो फाउंडर्स थे वो गूसेप मजीनी थे। ठीक है, तो इसका आंसर मजीनी हो गया, मतलब फिफ्थ का हो गया हमारा बी। क्लियर। उसके बाद चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। तो ये जो आइडियोलॉजी थी बच्चों, ये थी लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसके अंदर लोगों ने फ्रीडम मांगनी शुरू करी। कंजर्वेटिज्म तो आपको पता ही है, जो लोग कह रहे थे कि भाई हमें तो पुराना वाला ही वो चाहिए, मोनार्कियल वाला। अब जो टॉपिक आएगा एज ऑफ रिवोल्यूशंस, यहां से इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, और यही पहला जो क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन देखोगे अगर आप, तो ये 2023 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जो पहले हुआ उसको पहले लगाओ, फिर उसके बाद जो हुआ वो, फिर उसके बाद जो हुआ वो, इस तरीके से आपको उसको सेट करना है। तो नेपोलियनिक वॉर्स, ट्रीटी ऑफ वियना, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड स्लेव नेशनलिज्म इन ओटोमन एम्पायर। देखो नेपोलियनिक वॉर सबसे पहले हुई, उसके बाद चल के ट्रीटी ऑफ वियना हुई, और ग्रीक स्ट्रगल जो था वो उसके बाद हुआ, जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में हुआ। उसके बाद चल के स्लेव नेशनलिज्म ओटोमन एम्पायर में आया। तो इसका जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए बी। ठीक है, नेपोलियनिक वॉर सबसे पहले 1815 में, देन ट्रीटी ऑफ वियना, फिर उसके बाद ग्रीक स्ट्रगल जिससे ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिला ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से, देन लास्ट में जाकर ऑटोमन एम्पायर में स्लेव नेशनलिज्म आया। ये वाला जो टॉपिक है यार आपका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, बहुत ध्यान से, यहां से अच्छे से पढ़ लेना इस टॉपिक को। उसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। भाई सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी की बात कर रहा है, मतलब इंग्लैंड। अगर थोड़ा सा लेट की बात करता है, 19th सेंचुरी की बात करता है, तो फ्रांस और जर्मनी वगैरह ये देश थे जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी समय पहले से ही शुरू हो चुका था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया इंग्लैंड। उसके बाद चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपहीवल टेक प्लेस इन जुलाई 1830। तो भाई जुलाई 1830 में बर्बन डायनेस्टी को जब फेंका था उखाड़ के, तो वो था आपका फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर ही लिबरल नेशनलिस्ट अपहीवल हुआ था। उसके बाद 10th क्वेश्चन,
हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस को छींक आती है तो यूरोप को पूरा जुकाम हो जाता है भाई। तो ये कहने वाले थे मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, इनका कहना ये था। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखो टर्म 1 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है, ठीक है, 21-22 के टर्म 1 में भी पूछा, 2020 में भी पूछा। चलो अब है नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड, पोलैंड में जब रशियन ऑक्यूपेशन हुआ तो रशियन लैंग्वेज जो थी वो भाई लोगों पर इंपोज करने लगे ये लोग, जो कि बिल्कुल सही था, रशियन लैंग्वेज को इन्होंने इंपोज करा था। द यूज ऑफ पॉलिश soon come to be known soon come to be a symbol of struggle against Russian dominance। देखो दोनों ही चीजें सही हैं, जो वहां पर जो प्रीस्ट वगैरह थे उन लोगों ने रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट इस लैंग्वेज को यूज करना शुरू तो कर दिया था स्ट्रगल के तौर पर, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे की बात के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, ठीक है। रीड द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई 12th क्वेश्चन का हमें आंसर करना है कि उन्होंने क्या क्या किया, आपको फैक्ट्स बताने हैं, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें देखना है। तो एब्डिकेशन ऑफ मोनार्च, बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वर गिवन, नहीं, ये तो बाद में मिले हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, नहीं, ये भी बाद में मिला है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो हो गई आपकी, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर बनना चाहिए बच्चों वो बनना चाहिए ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो 12th का हो गया आपका ए, ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रखा है वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1845, जो कि बिल्कुल सही है भाई, रिवोल्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट 1845 में। कॉन्ट्रैक्टर्स हैड ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उन लोगों ने इनकी पेमेंट्स को रिड्यूस करना शुरू कर दिया था, जो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन हुआ वो क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर इतनी बात। चलो नेक्स्ट है, देखो यार ये तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि विच ऑफ द ट्रीटीज रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो भाई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये तो आपको याद रखनी चाहिए, फॉरन 2014 और सैंपल पेपर 2020-21 का क्वेश्चन है। ओके, अब इसी टॉपिक से सैंपल पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस है, तो पहला क्वेश्चन यही आ गया लो, सिलेसिया वाला, कि 1845 में सिलेसिया के जो वीवर्स थे उनको रिवोल्ट में क्यों आना पड़ा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनकी जो ड्यूज थी वो ढंग से पे नहीं करी थी और उनको क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। तो इसका आंसर भी ए हो गया। क्लियर इतनी बात। चलो आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। भाई ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी अच्छे खासे एमसीक्यूज पूछे गए हैं। अगर आप देखोगे तो 21-22 की कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं था, पोलैंड नहीं था भाई, ठीक है। पोलैंड जो था वो रशिया का एक हिस्सा हुआ करता था एक समय पे, यूएसएसआर के समय पे, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये देखो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो करवाया था यूनिफाई, वो करवाया था ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, ठीक है। तो इसका आंसर ऑटो वॉन बिस्मार्क हो गया। रिवॉल्यूशनरीज के बारे में यार आप अच्छे से पढ़ लेना, मजीनी और ये बिस्मार्क, ठीक है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद है कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830। Who among the following had sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic during 1830s? भाई कौन था जिसने मतलब इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करी थी, तो मजीनी, ठीक है, मजीनी थे जिन्होंने इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करी थी। स्टार्टिंग में इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था जिसको मतलब एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए, ठीक है। उसके बाद 19th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो भाई कौन थे किंग, विक्टर इमैनुअल II इसके किंग बन गए थे। ओके, उसके बाद है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट्स डिड द न्यू जर्मनी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। ठीक है, तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे थे जिस पर न्यू जर्मनी ने काफी स्ट्रॉन्ग असर मतलब एक फोकस किया बहुत ज्यादा। तो 3 चीजें थी भाई, करेंसी उन्होंने करी, बैंकिंग और लीगल सिस्टम। डेमोग्राफी तो थी नहीं उस समय पे,
ठीक है, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए जो इसका आंसर बनना चाहिए बच्चों वो बनना चाहिए डी। ओ ठीक है, क्या बनना चाहिए इसका आंसर? डी बनना चाहिए। वो सी पे गलती से टिक हो गया, बट इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो अब आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट्स वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस? तो कौन कौन से स्टेट्स थे भाई? उस समय तो बस एक ही था, ठीक है, सर्दिनिया पीनमाउंट। ये जो था, ये इटालियन प्रिंसली हाउस जो था वो से रूल करता था। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केवोर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो केवोर के बारे में पूछ रखा है भाई, ठीक है। देखो यार, ये इटालियन स्टेटमेंट्स तो था, ठीक है, बिल्कुल। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, ये भी सही है भाई कि वो अच्छी फ्रेंच जानता था, इटालियन से भी अच्छी फ्रेंच जानता था वो, ये बात भी सही है। डिप्लोमैट भी वो अच्छा था भाई, ठीक है, तो डिप्लोमैट भी वो अच्छा था, लेकिन वो किसी भी रॉयल फैमिली से नहीं आता था, ठीक है। वो डिप्लोमैट वगैरह सब अच्छा था, लेकिन वो रॉयल फैमिली से नहीं आता था, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ओके, उसके बाद आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आया फिर से, जिसमें पूछ रखा है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल, एथनिक ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस। भाई ये जो एथनिक ग्रुप्स थे ना, इनको तो इन्फ्लुएंस करने ही नहीं दिया था, ठीक है, इनको कहाँ इन्फ्लुएंस इन्होंने करने दिया था? ओके, तो इसमें जो ए जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो आर है इसका वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो स्कॉटलैंड में जो कैथोलिक्स थे उनके प्रोटेस्ट को इन्होंने वो करा, और आपका आयरलैंड के अंदर, ठीक है, उनके प्रोटेस्ट को इन्होंने क्रश कर दिया, तो एथनिक ग्रुप्स का तो कोई वो ही था ही नहीं, इन्फ्लुएंस उनका बढ़ा ही नहीं। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट ऑफ ब्रिटेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर भाई ब्रिटेन को बनने का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था आपको वो बताना है इसमें। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले तो एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ था, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? हाँ, सबसे पहले तो नो सॉरी 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 नहीं नहीं, पहले इंग्लैंड पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर छीनी थी, उसके बाद जाकर एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, ठीक है। थर्ड पर आया आपका आयरलैंड को इन्होंने फोर्सिबली वो करा, और लास्ट में चल के कैथोलिक रिवोल्ट हुआ, ठीक है, कैथोलिक रिवोल्ट यहां पर शुरू हुआ। तो इसका जो आंसर बनना चाहिए वो बच्चों बनना चाहिए इंग्लिश पार्लियामेंट, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, देन आपका फोर्थ। मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, कैथोलिक डोमिनेंस वाला ये जो पार्ट है, कैथोलिक रिवोल्ट वाला जो पार्ट है, ये थर्ड नंबर पे हुआ था, लास्ट चल के आयरलैंड के अंदर ये हुआ होता, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, माफी चाहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर छीनी मोनार्की से, उसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसे एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है, देन कैथोलिक रिवोल्ट हुआ ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट, और लास्ट में चल के आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। ओके, फिर आते हैं हम 25th क्वेश्चन पे, ठीक है। 25th क्वेश्चन जो है, सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यंग इटली, यंग यूरोप, ये सब मजीनी ने फाउंड किए थे, ठीक है। उसके बाद, why was Otto von Bismarck considered as the chief architect of German unification? Choose the correct option from the following. He allied with Italy and France for the unification process, जो कि गलत है। अलायंस तो जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया से हुआ था, है ना। He granted autonomy to Prussia with conservatives, ये भी गलत है भाई। He carried nation building process with the army and the bureaucracy, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्होंने जो भी चीज करी थी, जो चीजें उन्होंने स्टार्ट करी थी, वो आर्मी के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ शुरू करी थी, ठीक है, उनकी हेल्प के साथ। ओके, फिर चलते हैं आगे। 27th क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन जो है बच्चों, ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी, यही पता लग रहा है यार, पहला ही आंसर है इसका। तो नेपोलियन स्पेन का था ही नहीं, ये फ्रांस का नहीं था, और ये इटली के कहाँ थे, ये तो फ्रांस के थे। तो ये चीजें इसमें बोल रखी है, और अभी अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला इंसान ऑटो वॉन बिस्मार्क था, तो जर्मनी वाला करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग was the main reason for Weaver to revolt against contractors in Silesia? ये तो यार अभी देखो ऊपर भी आ गया था 2 बार। Contractors reduced their payments drastically, क्योंकि contractors ने उनकी जो payments थी उनको drastically reduce कर दिया था इस वजह से। फिर आते हैं सैंपल पेपर के क्वेश्चन पे। Which of the following was result of Act of Union? अब Act of Union का भाई क्या रिजल्ट था? 1707। तो Act of Union से यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था। 1707 में ग्रेट ब्रिटेन का जो किंगडम है उसे यूनिफाई किया गया था एक्ट ऑफ यूनियन से, ठीक है। चलो आगे,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ज़ोल्वेरिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब देखो अगर हम इसमें ज़ोल्वेरिन की बात करें तो भाई ये कस्टम यूनियन बनाया गया था जो इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया के उस पर बनाया गया था, मतलब इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया की वजह से बना था और ये कस्टम यूनियन था, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व्ड इन 3 वॉर्स विद प्रशिया एंड एंडेड विद विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो कौन कौन सी 3 कंट्रीज थी भाई? ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज थी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ठीक है, इन तीनों ने ही प्रशिया के साथ लड़ाई करी। ठीक है, और प्रशिया को इन्होंने हराया और लास्ट में जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद चलते हैं 32nd क्वेश्चन पे 32। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एक्ट ऑफ यूनियन। यार अभी तो अब पढ़ा था पीछे, द ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर्ड पावर टू इंग्लिश पार्लियामेंट, बिल्कुल गलत है भाई, सरेंडर तो कर ही नहीं थी, छीन ली थी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम आयरलैंड, ये भी गलत है। द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अभी ऊपर भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद इस चैप्टर का जो टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। अब देखो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, हमने कहां से शुरू किया था? मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली हुआ था 16 क्वेश्चन से, 16 नंबर से शुरू हुआ था और खत्म ये हुआ है आपका 32 पे आके। तो आप देख सकते हो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो विजुअलाइजिंग द नेशन में बोल रखा है मैच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ जर्मेनिया विद इट्स सिग्निफिकेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो ब्रोकन चेन का मतलब होता है बच्चों बीइंग फ्री। ठीक है, ये जो बीइंग फ्री वाला जो पार्ट है आपका, यार ये चल नहीं रहा है इसमें। ठीक है, पर आप याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गया आपका ए। ठीक है, ब्रोकन चेन्स। उसके बाद ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, तो ये हो गया आपका बी। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्राउन ऑफ ओक लीव्स। तो क्राउन ऑफ ओक लीव सिंबलाइज करता है बच्चों हीरोइज्म को। ठीक है, उसके बाद सॉर्ड जो होती है वो रेडीनेस टू फाइट होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही बनेगा जरा देखते हैं। जो ए है वो 4th से कनेक्टेड है और ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बन गया बी। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन था ये। चलो सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन है वो है फॉलोइंग इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉमनली एसोसिएटेड विद द रोमांटिक एरा एंड रिवोल्यूशंस ऑफ 1848। 1848 के रिवोल्यूशन से ये मतलब रिलेट करती है। ये तो यार देख के पता चल रहा है, इसको तो इन्होंने क्या बोला था? जर्मेनिया बोला था। ठीक है, 21-22 का क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज योर नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखो 60-70 के करीब क्वेश्चंस इसमें से, मतलब 55 के करीब क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। 60 तो मैंने उसमें ऐड कर रखे हैं आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। उसमें से 33 क्वेश्चन जो है, 34 क्वेश्चन जो है वो सैंपल पेपर्स और बोर्ड एग्जाम्स में इंक्लूड होकर आए हैं सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर से एमसीक्यू की वेटेज काफी अच्छी है। ठीक है, चलो इस पे आते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस और महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो भाई सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण में हुआ था इंडिगो प्लांटर्स के लिए। ये इंडिगो प्लांटर्स वाला मैप पर बहुत आता है। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2020 का क्वेश्चन है और ये 2020 का जो क्वेश्चन है आपका वो उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है हमसे कि हमें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले दे रखा है कमिंग ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड लास्ट में दे रखा है हमें चंपारण का सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण का सत्याग्रह। तो देखो चंपारण सत्याग्रह बच्चों इसमें सबसे पहले हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1999 में, तो सॉरी 1919 में, सॉरी ठीक है 1919 में। उसके बाद चल के साइमन कमीशन इंडिया आया, देन जाकर कहीं पर पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई लाहौर सेशन जो कि 1930 या 1929 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनना चाहिए आंसर में वो बनना चाहिए डी। ठीक है, तो इसका हो गया सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देन आपका साइमन कमीशन और लास्ट में डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद इसी टॉपिक से सैंपल पेपर से क्या क्वेश्चन आया 2020-21 में, जरा देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ, देखो यहाँ पर कॉलिंग ऑफ की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ऑफ की जो स्पेलिंग होनी चाहिए वो डबल एफ होनी चाहिए। कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। ठीक है, तो क्या क्या था भाई? प्रेशर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, नहीं बिल्कुल नहीं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नहीं। गांधी जी अरेस्ट, ये भी नहीं था।
चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें वायलेंस हो गया था, तो गांधी ने मना कर दिया था कि नहीं भाई, हम अब ये जो हमारा मूवमेंट चल रहा है इसको अब बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका सिविल डिसोबीडियंस। इस चैप्टर से सिविल डिसोबीडियंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में भी इसे मेंशन किया हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर द नॉन पार्टिसिपेशन, ये नॉन पार्टिसिपेशन लिखा होगा, ठीक है, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भाई ये इसका रीजन तो बहुत क्लियर था, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो कांग्रेस के क्लोज थे, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था इसमें। ये तो बहुत क्लियर चीज थी, ठीक है। चलो 2020 का क्वेश्चन था, घटिया सा क्वेश्चन पूछ रखा है। व्हाई डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया? भाई देखो, साइमन कमीशन इंडिया क्यों आया था? तो साइमन कमीशन का इंडिया में आने का एक ही रीजन था, ताकि वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को कुछ चेंज कर सके, कुछ चेंज सजेस्ट कर सके उसमें। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका डी, ठीक है। साइमन कमीशन इंडिया भेजा गया था, जिसके हेड साइमन थे, और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है आपका जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें थोड़े से चेंजेस सजेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए साइमन कमीशन को आया था, जिसके अगेंस्ट नारे लगे थे साइमन गो बैक करके। ओके, चल तो 40th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस वाज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज फॉर्मलाइज्ड इन दिसंबर 1929? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पूर्ण स्वराज की जो डिमांड थी भाई वो लाहौर सेशन के अंदर हुई थी, जो 1929 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1929 में लाहौर सेशन हुआ था और उसमें इसकी डिमांड, पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई थी, ठीक है। 41 क्वेश्चन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग, ये फॉरेन 2014 का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस? तो स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन में कौन था? तो इसका आंसर मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू ही थे जो स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन चाहते थे, ठीक है। उसके बाद है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, तो इसमें तो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है जो कि 2020 में आपसे पूछा गया था, और बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो जीके में भी आपको पढ़ाया जाता होगा। हु अमंग द फॉलोइंग रोट वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था ये, ठीक है। चलो थर्ड चैप्टर पे आते हैं। तो थर्ड चैप्टर से कोई बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं आए हैं। हिस्ट्री से जो मोस्टली एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर से पूछे जा रहे हैं या फिर फिफ्थ से, ठीक है। चलो तो 19th सेंचुरीज में सबसे इंपॉर्टेंट वो है जहां से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 2023 के अंदर ही आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेना आप। उसके बाद है देयर वर 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट ग्रेटली शैंक द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रेड हुआ था, बिल्कुल हुआ था। फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल, सही है भाई। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं फैली थी उस समय पर, तो ये हमारा सही आंसर है, मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन था इसमें से, ठीक है। चलो उसके बाद है पोस्ट वॉर एरा, इस चैप्टर का ये टॉपिक है। तो इसमें क्या है, इसको भी हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, और ये भी आपका 2023 का ही क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको भी समझेंगे। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द एक्सिस एंड अलाइड ग्रुप्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो लास्ट में हुआ था ना, ठीक है। उसके बाद है अ कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड अडॉप्टेड द असेंबली लाइन मेथड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद चल के लास्ट में हमें बोल रखा है द वेस्टर्न इकोनॉमी ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज अ ग्रुप ऑफ 77, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनना चाहिए, देखो सबसे पहले बच्चों हेनरी फोर्ड ने अडॉप्ट किया था मेथड ऑफ प्रोडक्शन, असेंबली लाइन प्रोडक्शन ऑफ, जो मेथड का जो मतलब प्रोडक्शन का जो मेथड था वो सबसे पहले हेनरी फोर्ड ने अडॉप्ट किया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है। लास्ट में मतलब थर्ड नंबर पे चल के अगर हम देखेंगे तो ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस था वो शुरू हुआ, जिसने आईएमएफ की स्थापना करी, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया, और लास्ट में कहीं पर चल के वेस्टर्न इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइज, मतलब ये जो लोग थे इन्होंने खुद को ग्रुप ऑफ 77 में ऑर्गेनाइज कर लिया। तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, ठीक है। इस तरीके से इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनना चाहिए, क्लियर। चलो अब आता है हमारा चैप्टर 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक द प्रिंट कम्स टू यूरोप, ठीक है। ये मैंने उसमें भी इंपॉर्टेंट भाग कराया था और इसमें भी इंपॉर्टेंट भाग कर रहा हूं, ठीक है। चलो उसके बाद है वेलम इज। अब ये वेलम क्या है भाई, ठीक है। वेलम क्या चीज थी? देखो ये एनिमल्स की स्किन से बनने वाला एक पार्चमेंट हुआ करता था, ठीक है, जो ये लोग बनाते थे। उसके बाद हु वर कॉल्ड चैपमैन। तो चैपमैन कौन थे?
चैपमैन होते थे भाई सेलर्स ऑफ पेनी चैप बुक्स, ठीक है, ये आप इससे याद रख सकते हो, चैप इसमें भी आ रहा है और चैप इसमें भी आ रहा है। ये क्वेश्चंस आपके 2020 में पूछे गए थे। उसके बाद है 47th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रीजन ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ साइंटिफिक आइडियाज अमंग द कॉमन पीपल इन 18th सेंचुरी यूरोप, ठीक है, तो क्या क्या इसमें से आइडियाज नहीं थे यूरोप में, तो कौन कौन से आइडियाज नहीं थे, तो देखते हैं जरा। डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ये तो था, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन साइंस एंड रीजन, इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन साइंस एंड रीजन, ठीक है। ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप्स सपोर्टेड इट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए बच्चों वो डी होना चाहिए कि ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप्स जो थे वो इन्होंने इनको मतलब सपोर्ट किया था। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम ए एंड बी, ठीक है, आपको ए और बी में से इनको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या है करेक्ट ऑप्शंस या क्या क्या है देखते हैं। तो ज्योतिबा फूले स्त्री धर्म विचार नहीं, राजा राम मोहन रॉय संबंध कॉमेडी, हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट पेयर है वो राजा राम मोहन रॉय, बी हो गया आपका इसका करेक्ट पेयर, ठीक है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वाज कॉमनली बिटवीन द राइटिंग ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड ईवी रामस्वामी नायकर, ठीक है। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे थे जो कॉमन थे किस किस के बीच में, बी आर अम्बेडकर और रामस्वामी नायकर के बीच में, तो भाई दोनों ने ही कास्ट सिस्टम के ऊपर जो चीजें थी वो लिखी थी। तो इनका कह सकते हो आप कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वैसे भी 2023 में यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर 50th क्वेश्चन, और 50th क्वेश्चन भी 2023 में ही पूछा गया है, 2023 लास्ट ईयर में। और लास्ट ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैलाश बशीनी देवी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई तीनों ने ही वुमेन के एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया, तो इसका ऑप्शन बनना चाहिए बी, ठीक है। उसके बाद इसी से सैंपल पेपर से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो भी देखते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है भाई हमें इसको, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे तो प्रिंट कल्चर क्रिएटेड कंडीशंस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मार्टिन लूथर्स राइटिंग्स लेड टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, मेनोकियो रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल, जोहान ग्यूटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। तो देखो ये सबसे पहले हुआ था, ठीक है, ग्यूटेनबर्ग ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस वो करी थी। अब ऐसे दो ऑप्शन है जिसमें फोर्थ जो है वो सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है, ऐसे दो ऑप्शंस है जिसमें फोर्थ सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम जरा देखते हैं कि सेकंड नंबर पे मार्टिन लूथर्स ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के लिए जो राइटिंग्स थी वो लिखना शुरू करा, ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा जिसमें फोर्थ और सेकंड स्टार्टिंग से आ रहे हैं, तो आपका ये आंसर इसका बन जाएगा डी, पहले फोर्थ फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 52। अब देखो ये वाली जो पेंटिंग दे रखी है ये पेंटिंग यार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, ठीक है, जिसमें वो एक प्रिंसेस थी, क्या नाम था प्रिंसेस का, मदलसा कुछ ऐसे करके एक प्रिंसेस थी, उनके बारे में ये बता रहे थे कि उनको डेविल्स वगैरह से छुटकारा दिलाना है ऐसा कुछ, तो ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, ठीक है। ये भी 22-23 के सैंपल पेपर में पूछा गया है आपसे, ओके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, तो भाई बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नाम का न्यूज़पेपर जो था वो स्टार्ट किया था, ओके। उसके बाद आ जाते हैं आपके बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के थे वो तो यही खत्म हो गए आपके, ठीक है, सैंपल पेपर्स और सबको मिला के 53 क्वेश्चंस बन रहे थे और इन 4 चैप्टर से। अच्छा हमने इसमें 4th चैप्टर इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि वो आपके इंटरनल असेसमेंट में आ रहा था, ठीक है, तो कहीं सोचोगे 4th चैप्टर तो है ही नहीं। वर्निकुलर एक्ट कब पास हुआ था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था, तो इसका बच्चों जो आंसर होगा वो होगा आपका 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज द रिजल्ट ऑफ डेडिकेशन कंट्रीब्यूशन एंड एफर्ट ऑफ विच 3 ग्रेट लीडर्स, तो इटली में भाई कौन कौन था बताओ जरा मुझे। एक तो सबसे पहले तो इसमें मजीनी थे, केवोर थे, ठीक है, और कौन था, गैरिबल्डी थे, ठीक है। तो ये 3 लीडर्स थे जो इटली से रिलेटेड थे, क्लियर, मजीनी के नाम से पहचान जाना इटली में। हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, भाई अभी पीछे भी पढ़ा था हमने ये तो, ठीक है, ब्लड एंड आयरन जो थी वो बिस्मार्क की पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने आर्मी वगैरह की हेल्प ली थी जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन सपोर्ट ऑफ विच मूवमेंट, भाई खिलाफत मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में गांधी को ये लगा कि खिलाफत मूवमेंट के या सपोर्ट में अगर हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज
व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वेंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये कब हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था बच्चों? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था नवंबर 1930 में। ठीक है, तो इसका आंसर है नवंबर 1930। उसके बाद अकॉर्डिंग टू विच एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनीबडी विदाउट ट्रायल। तो भाई ये थी रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, इसी के बाद तो वो जलियांवाला बाग वाला जो मसेकर था वो हुआ था, इसी की वजह से तो हुआ था वो हत्याकांड जो था। ठीक है, इसी एक्ट की वजह से अमृतसर में वो लोग गए थे, उनको लगा मीटिंग नहीं करनी है, तो उन्हें जो था आपका जनरल जो था उसने चलवा दी गोलियां भाई पूरी। ठीक है, चलो तो इसका था रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। उसके बाद है विच कमीशन वाज सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। तो साइमन कमीशन भेजी गई थी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स को चेंज करने के लिए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हु रोट अमार जीवन? तो अमार जीवन एक बंगाली वो थी जिसको लिखा था रस सुंदरी देवी ने। ठीक है, एक अपनी उनकी बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी, जिनको लिखने वाली जो थी वो रस सुंदरी देवी थी। ठीक है, उसके बाद है द फर्स्ट इंडियन टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर। अब देखो बच्चे यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य पहले भारतीय थे जिन्होंने एक न्यूज़पेपर को पब्लिश कराया था। ठीक है, विच इज द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान? तो इसका आंसर है बच्चों डायमंड सूत्र। ठीक है, और इस तरीके से आपके जो 63 क्वेश्चंस थे इस पीडीएफ के अंदर वो होते हैं खत्म। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से बोर्ड एग्जाम्स के लिए। कल आपका पेपर है। ठीक है, इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से एक बार समझ लेना जो आपका ट्रेंड इस पे है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। ठीक है, चलो कल आपका पेपर बहुत अच्छा करके आना है आपने। ओके, थैंक यू।